बच्चों, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया था। ठीक है, पार्ट 1 में कवर किया था हमने, जहाँ पे हमने देखा कि उसकी मीनिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, एंड वहाँ पे हमने सीखा था ड्यू डेट्स निकालना। ठीक है, और बेसिक्स कुछ एंट्रीज देखा था। ये हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया। फिर इसके बाद पार्ट 2 बनाया था, जिसके अंदर पार्ट 2 में हमने सिर्फ एंट्रीज करा था। वो एंट्रीज किन के बुक्स में करा था? बुक्स ऑफ सेलर, जिसको मैं बताया था जो बिल को लिखता है उसे बोलते हैं ड्रॉवर। ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री होता है। ठीक है, नंबर 2 बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई के बुक्स में कौन सी एंट्रीज होती है, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं बायर। नंबर 3 हमने ये भी देखा था, अगर बिल को एंडोर्स कर दिया तो एंडोर्सी के बुक में क्या एंट्रीज होती है। ठीक है, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया इतनी बातें। तो जिन्होंने नहीं देखा वो स्टार्टिंग से देखना चाहता है तो पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ तक तो आपने करना है। आज हम जो रिकॉर्ड करेंगे क्लासेस, इसमें मेंस जितने भी टॉपिक्स हमारे रहेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे। अराउंड आपका चैप्टर आज की क्लास से जो चैप्टर है वो अराउंड 90 to 95% ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। एक टॉपिक रह जाएगा लास्ट में, अगर टाइम मिला तो डिस्कस कर लेंगे आज की क्लास में, अगर नहीं रहा तो वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। और आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ओके, तो ध्यान से मेरे साथ साथ फिर से आपने रजिस्टर निकालना है और मेरे साथ नोट्स करना है। पहले समझना है, जब कहूँगा नोट्स करना है तो नोट भी कर लेना आपने। नोट नहीं करना है तो ध्यान से समझना है आपको सारी बातें। ठीक है, आज हम सारा कंसेप्ट जो बच गया इसके अंदर सारे क्लियर करेंगे अच्छे से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पार्ट 3 है वीडियो का। पार्ट 3 में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले ओवर भी देता हूँ मैं। देखो, पार्ट 3 के अंदर हम यहाँ पे कुछ कंसेप्ट कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था बिल सेंट फॉर कलेक्शन तक। ठीक है, उसके बाद आज हम कवर करेंगे रिबेट, जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। आज की क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रिबेट, डिस्काउंट ऑन बिल। ठीक है, नंबर 2 फिर हम करेंगे इसके अंदर डिसऑनर। ठीक है, नंबर 3 हम इसमें करेंगे बिल अगर डिसऑनर होता है तो उसके बाद एक नया बिल लिखने को बोलते हैं, उसके बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, ये बस एक ओवरव्यू है, हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, रिन्यूअल ऑफ बिल होगा। उसके बाद हम फोर्थ लास्ट में देख लेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। ओके, तो आज की जो क्लास है उसमें हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जितने भी बुक्स हैं, वेंडर है आपका, सेलर हो गया, बायर हो गया और आपका एंडोर्सी हो गया, उनके बुक्स में क्या इफेक्ट आता है और डिसऑनर की एंट्रीज क्या पास होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से आपको एक ट्रांजेक्शन के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखना आप सभी। ये मान लिया हमने मिस्टर ए है, ठीक है, और ये मिस्टर बी। ए ने क्या किया, गुड्स सेल किया है बी को। ठीक है, और ए ने बिल लिखा और बिल जो है बी ने एक्सेप्ट करके किसे दे दिया, ए को। ए के पास क्या आया, बिल आया, जिसे हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, उसके बाद अब बिल जो है वो किसके पास है, मिस्टर ए के पास। तो मैंने बताया था आपको
कि मिस्टर ए के पास जो बिल है वो उस बिल का क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले आपने कहा था कि इस बिल को चाहे तो वो अपने पास रख सकता है ड्यू डेट तक, तो उसे बोलते थे रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट्स। जब तक उस बिल का ड्यू डेट नहीं आता तब तक वो बिल अपने पास रखेगा। और क्या कर सकते हैं, वो चाहे तो उस बिल को किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी का मतलब था कि वो हो सकता है बिल को अपने क्रेडिटर को सेंड कर दें, उसका कोई क्रेडिटर्स लेंदर होगा जिसे बोलते हैं एंडोर्समेंट, या तो बिल को वो क्या कर दें, एंडोर्स कर दें। या फिर वो चाहे तो उसे अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो बैंक जा सकता है, बैंक से डिस्काउंटिंग करवा सकता है, तो उसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं। फिर वो चाहे तो कलेक्शन के लिए भेज सकता है, बिल सेंट फॉर कलेक्शंस। ठीक है, और सुनो, ये जितने भी बातें हैं ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, बट हमने क्योंकि बेसिक बताना था तो स्टार्टिंग से बता दिया कि बिल किसके पास था, मिस्टर ए के पास, वो चाहे तो अपने पास रखेगा, तो इसके बुक में एंट्री रिकॉर्ड क्या होगा। ठीक है, अगर वो थर्ड पार्टी किसी को देता है, चाहे तो एंडोर्स कर दे या बैंक से डिस्काउंट करवा ले, कलेक्शन के लिए भेजे, तो इनकी क्या एंट्रीज होंगी ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, लास्ट क्लास में। अब जो हम बात करेंगे, तो आज हम बात करेंगे कि अगर कई बार क्या होगा, मिस्टर बी, ये मिस्टर ए था, ठीक है, इसके पास बिल है, ये मिस्टर बी है, ठीक है, इसने जो बिल लिखा था वो लेट्स सपोज 3 मंथ्स का था, 3 मंथ्स का, ओके, 3 महीने का बिल लिखा, इसने एक्सेप्ट करा। ठीक है, अब ध्यान सुनो, जो मिस्टर बी है ये कहता है कि अगर मैं तुम्हें 3 महीने से पहले पेमेंट कर दूं तो क्या मुझे कोई डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ध्यान सुना, कंसेप्ट क्या बता रहा हूँ मैं। मिस्टर ए के पास बिल था, उस बिल का पेमेंट होना था 3 महीने बाद, मान लो बिल लिखा था 1 जन को, ठीक है, तो इसका ड्यू डेट आता 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को। ठीक है, 4 अप्रैल को ड्यू डेट आता उस बिल का, उसका पेमेंट इसे मिलता 4 अप्रैल को। बट मिस्टर बी कहता है कि अगर मैं तुम्हें पेमेंट 1 मार्च को कर दूं, ठीक है, तो क्या मुझे कोई डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, तो अगर ये ड्यू डेट से पहले ही मिस्टर बी ए को पेमेंट करना चाहता है तो मिस्टर ए उसे कुछ डिस्काउंट देता है, उस डिस्काउंट को ही बोलते हैं यहाँ पे रिबेट। रिबेट का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट। आई होप इतनी बात समझ में आई आपको कि ड्यू डेट से पहले अगर ड्रॉई जिसके पास जिसे पेमेंट करना है वो पहले ही पेमेंट कर देता है तो पहले पेमेंट से जो इसको कुछ डिस्काउंट मिलता है उस डिस्काउंट को बोलते हैं रिबेट। ठीक है, रिबेट ऑन बिल। अब रिबेट इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, ध्यान सुनो, ये रिबेट मिस्टर ए देता है, इसलिए जब इसकी बुक्स की बात करेंगे तो इसके लिए रिबेट आपके लिए, इसके लिए लॉस है तो वो डेबिट करेगा, तो लिखेगा रिबेट ऑन बिल, जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। ये तो डेबिट होगा इसके बुक में क्योंकि लॉस है इसके लिए, और लॉस क्या होता है, डेबिट। और रिबेट इसे मिल रहा है तो ये अपने बुक्स में क्या लिखेगा, ये लिखेगा टू रिबेट ऑन बिल, टू रिबेट ऑन बिल। जितना भी अमाउंट होगा वो अमाउंट डाल देगा। इसके लिए लॉस है, ठीक है, इसके लिए वो इनकम है, इसके लिए लॉस है तो लॉस पता है आपको डेबिट होता है, इसके लिए इनकम है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, अगर टाइम से पहले ही पेमेंट कर देता है तो मिस्टर ए यानी जो सेलर होता है वो उन्हें क्या देता है, डिस्काउंट देता है, उस डिस्काउंट को बोलते हैं रिबेट। जब क्वेश्चन में रिबेट होगा तो हम रिबेट यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में डिस्काउंट लिखा होगा तो हम डिस्काउंट यूज़ करेंगे। ये दे रहा है इसके लिए लॉस है, और ये रिसीव कर रहा है तो इसके लिए क्या, ये इनकम है। ओके, तो अब हम इस केस में एक एग्जाम्पल एक समझाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल,
मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी अमाउंट 10,000। ठीक है, ध्यान से देखना है अपने। ऑन 1st Jan 2015 for Mr. A drew a bill for 3 months. Mr. B accepted the bill and returned to Mr. A। ठीक है, मिस्टर बी paid amount of bill on 1st Feb 2015 at 12% per annum रिबेट। ठीक है, कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में आपको परसेंट दे रखा होगा तो आप रिबेट निकाल लेंगे, डिस्काउंट निकाल लेंगे। ठीक है, कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में अमाउंट बता देगा आपको। ठीक है, तो अमाउंट डायरेक्टली दे रखा है तो उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जब मैं मिस्टर ए और बी की बात करूँगा तो ये मिस्टर ए का बुक है और ये मिस्टर बी। ठीक है, तो मिस्टर ए अपने बुक में क्या करेगा, सबसे पहले 1 जनवरी को इसने सामान बेचा है, बेचने की एंट्री पता है सभी को आपको। तो बेचने की एंट्री क्या हो जाएगा, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इसने परचेज किया है तो एंट्री क्या पास करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, अमाउंट होगा आपके पास 10,000। ठीक है, सेम डे इसने बिल लिखा और इसे बिल मिल गया तो एंट्री क्या पास करेगा, ये इसके पास बी आर आया, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी 10,000। ठीक है, इसने बिल एक्सेप्ट किया और मिस्टर बी को दे दिया, मिस्टर ए को दे दिया तो एंट्री क्या पास करेगा, ए डेबिट टू, इसके लिए बिल्स पेबल है तो बीपी अकाउंट। ओके, अब देखो जो बिल लिखा था वो बिल लिखा था 3 महीने के लिए। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए बिल था, बट मिस्टर बी ने क्या किया, सारा अमाउंट पे कर दिया कब, 1st Feb को ही। ठीक है, और 12% पर एनम पे रिबेट लिया, उसे डिस्काउंट मिला कितने का, 12% पर एनम का। तो हमें यहाँ पे पहले रिबेट निकालना पड़ेगा कि उसे कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं रिबेट वो ध्यान दें। देखो बिल पे अमाउंट लेना कितना था, 10,000। ठीक है, इसने इंटरेस्ट का जो अमाउंट बताया डिस्काउंट का, बोला 12% पर एनम, यानी 12% हो गया पूरे साल का। इसने कब दे दिया, देखो इसे 3 महीने, अगर हम 3 महीने की बात करें तो 1 जनवरी से 3 महीने अगर आप ड्यू डेट निकालो तो कितना आता है, फेब, मार्च, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल में पेमेंट होना था इस बिल का, बट उसने कब दे दिया, 1st Feb को दे दिया, यानी कितने महीने पहले दे दिया इसने, 2 महीने पहले। तो हम यहाँ पे 2 महीने का रिबेट निकाल देंगे 2/12 करके और इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये का रिबेट मिला है। ओके, किसने दिया है, मिस्टर ए ने दिया है, किसको, बी को, क्योंकि टाइम से पहले पेमेंट दिया, तो इसी को बोलते हैं हम रिबेट या फिर डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट बोल लो या रिबेट बोल लो। अब हम इसके एंट्रीज करते हैं। देखो 1st Feb को मिस्टर ए के पास पैसे आएगा तो एंट्री क्या पास करेगा, कैश या बैंक, कैश अकाउंट डेबिट। जो रिबेट दिया ये इसके लिए लॉस है तो एंट्री करेगा रिबेट या डिस्काउंट, ध्यान रखना दोनों से लिख सकते हैं आप। ठीक है, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, बिल जाएगा इसके पास से, बिल कितने का था, 10,000 का। ठीक है, एंड कितना मिला इसे, 200 का रिबेट दे दिया था इसने, 200 का रिबेट हो गया डेबिट, तो इसे मिला होगा 9,800 रुपये। ठीक है, अब इसकी बुक में देखते हैं 1st Feb को मिस्टर बी क्या रिकॉर्ड करेगा, ये कहेगा बीपी आया,
बीपी अकाउंट डेबिट, कितने का बीपी था 10,000 का, बट इसने पेमेंट कितना किया टू कैश अकाउंट, पेमेंट हुआ सिर्फ 9,800 का। इसके लिए 200 रुपये का क्या हो गया इनकम हो गया, उसे रिकॉर्ड कर देगा किसके नाम से, सिर्फ रिबेट के नाम से। फ़र्क कितना है वो डेबिट करेगा और ये क्रेडिट, रिबेट ऑन बिल। चाहे तो डिस्काउंट लिख सकते हैं या रिबेट लिख दें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, जो नाम होगा वही हम यूज़ करेंगे। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, रिबेट है तो रिबेट। आई होप आपको ये बातें समझ में आई रिबेट का। तो ये कंडीशन कंसेप्ट आपका रिबेट ऑन बिल, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा आज का लास्ट और मेन कंसेप्ट यही है जो अब हम करने वाले हैं, तो ध्यान से आपने समझना है पहले, ठीक है। देखो अब हम पढ़ेंगे, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिसऑनर ऑफ बिल, ठीक है। तो ध्यान से समझना, देखिए ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी। अभी तक देखा आपने, ए ने सामान बेचा बी को, ए ने बिल बनाया, इसने एक्सेप्ट करा और इसने बिल इसको सेंड कर दिया, ठीक है, और टाइम पे पेमेंट हो रहा था अब तक, ठीक है। अब दिमाग में एक बात आता है, जैसे ही टाइम हो गया, ड्यू डेट आया, ठीक है, जब आपका ड्यू डेट आया बिल का और आप जब बिल लेकर गए मिस्टर बी के पास, बिल लेकर गए मिस्टर बी के पास और इसने पेमेंट नहीं दिया आपको, ठीक है, इसने पेड नहीं किया ड्यू डेट पे, तो हम इसे बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। तो हम यही सीखने वाले हैं आज, डिसऑनर ऑफ बिल। जब ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं देता है, ठीक है, जब ड्यू डेट पे पेमेंट रिसीव नहीं होता है, ठीक है, एक्सेप्टर द्वारा, जो बिल का एक्सेप्टर होता है, ड्रॉई होता है, अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है ड्यू डेट पे, तो हम बोलते हैं बिल का डिसऑनर हो जाना, बिल का डिसऑनर हो जाना। डिसऑनर मतलब होता है वापस करना। जैसे टाइम पे कई बार चेक होता है बाउंस हो जाता है, वैसे टाइम पे अगर पेमेंट नहीं हुआ तो बिल का क्या होता है डिसऑनर, जिसे बोलते हैं अप्रतिष्ठित, ठीक है। तो इस केस में क्या एंट्रीज बनती है, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे और फटाफट समझते हैं इसको, ठीक है। यही हमारा यहाँ से मेन कंसेप्ट है, मेन बातें यही सब सारा शुरू होगा, फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, देखिए लॉजिक लगाना मेरे साथ। ड्यू डेट पे मिस्टर ए गया होगा बिल लेकर बी के पास, ठीक है, पेमेंट नहीं मिला या कॉल करा होगा, ठीक है, पेमेंट नहीं मिला, तो हमारा एक्ट कहता है कि जैसे इसको पेमेंट नहीं मिला तो इसे नोटिंग करवाना पड़ेगा कि मैंने पैसे मांगे थे मिस्टर बी से और उसने नहीं दिया। तो नोटिंग करवाने के लिए इसे कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट से क्या करते हैं वो नोटिंग करवा लेते हैं। नोटिंग के लिए कुछ रुपए लग जाता है, वो रुपए मिस्टर ए देता है। ध्यान सुनना, मिस्टर ए तो देता है पर वो मिस्टर ए बाद में बी से रिकवर करता है, क्योंकि बी के वजह से ही वो एक्सपेंस हुआ है, वो रुपए गए हैं, इसलिए वो बी के लिए एक्सपेंस कहलाएगा। जो नोटिंग का पेमेंट ए ने दिया है वो बी के लिए खर्चा है उसके लिए, तो बी अपनी बुक में उसे बोलेगा नोटिंग चार्ज। नोटिंग चार्ज मतलब खर्चा इसका है, समझ लो, बीएड ये कर रहा है, अभी तो ये देगा, बाद में मिस्टर ए बी से रिकवर कर लेगा। तो होता क्या है, जैसे कोर्ट गया नोटिंग करवाया तो कोर्ट से वहाँ से कॉल आता है मिस्टर बी के पास कि आपका ड्यू डेट आ गया, कि आपने पेमेंट करा या नहीं करा, इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है वहाँ पे। तो जैसे मालूम चलता है कि हाँ सही में हमने मांगा था पैसे और नहीं दिए, तो नोटिंग करवा लेते हैं एज अ प्रूफ के तौर पर, ठीक है। तो जैसे नोटिंग करवाया, तो देखिए अब क्या एंट्रीज बनेगा। अगर हम पहले मिस्टर ए की बात करें एंड मिस्टर बी, तो मिस्टर ए क्या कहेगा, देखो ड्यू डेट पे जैसे ही बिल का ड्यू डेट आया, इसने क्या किया, बिल डिसऑनर हो गया तो कोर्ट में जाकर नोटिंग करवाया, नोटिंग का पैसा मिस्टर ए ने बेयर किया, बट वो खर्चा बी का है, ठीक है। तो मिस्टर ए क्या रिकॉर्ड करेगा, देखो ध्यान से, जब बिल ले रहा था तो इसके पास बीआर आ रहा था, अब ये बिल क्या करेगा, इसे वापस करेगा, ठीक है। जब वापस करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा, किसके पास बिल जाएगा, बी के पास, तो वो एंट्री करेगा बी डेबिट टू बीआर अकाउंट, टू बीआर अकाउंट, और साथ में जो नोटिंग का पे किया है टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। टू कैश क्यों, क्योंकि उसने पैसे दिए थे, ठीक है, वो पैसे किससे लेगा, बी से लेगा जोड़कर। तो बिल मान लो 10,000 का था और नोटिंग का जो चार्ज था वो 200 रुपये, तो ये बी से रिकवर करेगा 10,200, तो इसे बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। होता कुछ नहीं है, लॉजिक लगाना है। तो जब टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता तो बिल को हम वापस करते हैं और नोटिंग करवाते हैं, जो नोटिंग करवाता है उसके बुक में ही कैश लिखते हैं,
ठीक है। तो मिस्टर बी क्या रिकॉर्ड करेगा, देखो ड्यू डेट पे ये कहेगा कि बिल आया, बीपी अकाउंट डेबिट, और ये बोलेगा इसके लिए वो एक्सपेंस है नोटिंग का, तो नोटिंग चार्ज अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है। कहेगा बिल था कितने का, 10,000 का, नोटिंग चार्ज कितना 200, तो मिस्टर ए को कितना देगा ये बाद में 10,200। अब सारी कहानी यहीं से स्टार्ट है। देखो ये तो हो गया बिल डिसऑनर। अब क्या होगा, मिस्टर बी क्या कर सकेगा, या तो कुछ टाइम बोलेगा, कुछ टाइम बाद बोलेगा कि मैं आगे पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। मिस्टर बी बोलेगा मैं 10 दिन बाद आके आपको पे कर दूंगा। तो पहला सिचुएशन तो ये हो गया। दूसरा ये होगा कि मिस्टर बी कहेगा कि एक आप नया बिल लिखो फिर से, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, अगर मान लो ये 10 दिन बाद आगे पेमेंट कर देता है तो इसकी बुक में क्या एंट्री होगा, जब पेमेंट आएगा, ठीक है, तो एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बी 10,200 10,200, और ये एंट्री करेगा ए डेबिट टू कैश अकाउंट 10,200 10,200, ठीक है। ये एंट्री कब करना है, जब वो बोलता है कि हाँ नया बिल नहीं लिखना है, मतलब वो कुछ टाइम मांगता है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन, और उसके बाद आके पेमेंट कर देता है, ठीक है। तो ये एंट्री पास होएगा, पहला तो ये। दूसरा क्या हो सकता है, सोचो जैसे बिल डिसऑनर हो गया, इसके पास पैसे नहीं थे, इसने बोला कि एक काम करो, मिस्टर ए को बोला इसने एक नया बिल बना दो आप, ठीक है। किसको बोला, मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए, अगर आप खुद सोचो आप हो तो क्या आप नया बिल बनाओगे, क्योंकि पहले उसने पेमेंट नहीं दिया था, जो भी इसका 2 महीने का था 3 महीने का था, पेमेंट नहीं दिया टाइम पे, तो नया बिल आप ऐसे तो नहीं बना सकते, ठीक है। तो नया बिल बनाओगे तो आपका लॉस होगा इंटरेस्ट का। तो पहले क्या करता है मिस्टर ए इससे इंटरेस्ट का पैसा मांगता है, कहता है कि हाँ नया बिल लिख देंगे, बट आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ओके। तो जैसे बिल डिसऑनर हो गया तो पहला चांस था कुछ दिन बाद आकर पेमेंट कर दें, या तो नया बिल लिखें। अगर नया बिल लिखेगा तो हम उसी को बोलते हैं, अगला कंसेप्ट हमारा, मान लो हम पढ़ेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल, ठीक है। इसे बोलते हैं बिल का नवीनकरण, ठीक है, मतलब एक नया बिल लिखना। प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने पढ़ते हुए आए हैं स्टार्टिंग से, बट अब जो 2 कंसेप्ट है इसे ध्यान से देखना है। जब वो नया बिल लिखेगा तो पहले दिमाग में एक बात आता है कि फ्री में तो नहीं लिखेगा, पहले इंटरेस्ट चार्ज करेगा इससे, ठीक है। तो नंबर 1, जैसे ही नया बिल लिखेगा तो आपने करना क्या है, जब भी न्यू बिल लिखेगा तो आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने इंटरेस्ट की एंट्री पास करेगी। इंटरेस्ट की एंट्री जब पास करेंगे तो वो नगद में होगा, ब्याज का अमाउंट नगद में आगे दे देगा। वो बोलेगा मिस्टर बी कि एक काम करो, आप नया बिल लिख दो दोबारा से 10,000 जो भी है 10,200 का, और आपको मैं ब्याज का पैसा दे देता हूँ, ठीक है, इंटरेस्ट का। क्या बोलेगा, ब्याज का पैसा भी जोड़ दो बिल के अंदर, 2 केसेस है। तो देखिए जब ये इंटरेस्ट मिस्टर ए की बात करें और ये मिस्टर बी, जब नया बिल होगा तो पहले ये ब्याज लेगा। तो आप ध्यान रखना, जब ब्याज लेगा तो या तो कैश आएगा, नगद है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन बताएगा आपको कितना कैसे चार्ज करना है। ये अपने बुक में पास करेगा एंट्री, खर्चा इसके लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर नगद में है तो, ठीक है, कैश में इंटरेस्ट है। अगर उधार है तो क्या एंट्री पास करेगा, और या तो एंट्री पास करेगा, कैश नहीं है तो नाम आ जाएगा, नाम क्या आ जाएगा, बी डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है, ठीक है, तो इनकम क्रेडिट हो जाएगा, कैश के बदले नाम आ जाएगा। ये क्या बुक अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट अकाउंट तो डेबिट रहेगा, टू कैश के बदले आ जाएगा इसका नाम ए क्रेडिटर। तो यह तो 2 एंट्री कंपलसरी है, तो अपने नगद में तो ये एंट्री पास करना है, उधार है तो ये वाली एंट्री पास करना है। सबसे पहले ब्याज की एंट्री करेंगे। अगर नगद में है तो जो नया बिल होगा उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं जुड़ेगा, अगर उधार में है इंटरेस्ट तो जो नया बिल बनाएंगे उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट जुड़ेगा। तो सोच के देखो इसी एग्जाम्पल में कि बिल था 10,200 का, 200 नोटिंग चार्ज, तो मिस्टर बी बोल सकता है ना कि भाई इंटरेस्ट हमसे ले लो 200 रुपये, और 200 रुपये ब्याज लो और एक नया बिल लिख दो, ठीक है, 10,400 का इंटरेस्ट जोड़ के। या बोलेगा 200 रुपये इंटरेस्ट का आप ले लो नगद में, फिर नया बिल लिख दो 10,200 का, ठीक है। तो जितना नगद में पेमेंट करेगा, चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा, तो पहले उसकी एंट्री करेंगे। तो मान लो इन्होंने क्या कि 200 रुपये आप इंटरेस्ट का नया ले लो, तो आप एंट्री क्या करोगे, कहोगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 200 रुपये 200 रुपये, ठीक है, एग्जाम्पल में। अगर ये क्या करेगा एंट्री,
ये कहेगा इंटरेस्ट खर्चा, इसके लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200 रुपये 200 रुपये। तो अब मुझे बताओ बिल कितने का था, 10,200 का। 200 का जो इंटरेस्ट था वो दे दिया, वो रेट बताएगा, हम निकालेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आराम से, पहले समझते इसको। तो इंटरेस्ट रिसीव कर लिया। अब जो नया बिल लिखेगा फर्दर 2 महीने 3 महीने जितने महीने का भी, तो वो बिल कितने का लिखेगा, जो अमाउंट उसे लेने हैं 10,200, ठीक है। तो नया बिल जब लिखेगा फिर से ये एक्सेप्ट करेगा, इसको दे देगा। तो इसके बुक में क्या एंट्री होगा, ये बोलेगा वही सेम एंट्री, देखो फिर से रिपीट होगा, BR आएगा, BR अकाउंट डेबिट टू किससे, B से, कितने का 10,200 10,200। और ये एंट्री क्या पास करेगा, ये कहेगा BP साइन किया है और किसको भेज दिया, A को, तो A डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,200 10,200। ओके, तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो जब ड्यू डेट पे मिस्टर B ने पेमेंट नहीं करा है मिस्टर A को, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बिल का डिसऑनर हो जाना। जब डिसऑनर होगा तो मिस्टर A कोर्ट जाएगा, नोटिंग करवाएगा कि मैंने पैसे मांगे थे, इसने नहीं दिए एज अ प्रूफ, और ये कुछ रुपए पे करेगा। जो जिसके पास बिल होता है, ध्यान रखना, वही नोटिंग चार्ज नॉर्मली देता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो ध्यान रखेंगे इस बात का। तो अपने बुक में हमेशा कैश करेगा, ठीक है। जब डिसऑनर होगा तो जो आपका ड्रॉई होगा वो क्या करेगा, वो कहेगा BP आया, उसके बुक में खर्चा होगा नोटिंग चार्ज 2A, ठीक है। हमेशा डिसऑनर के केस में ध्यान रखना, इसके पास तो यही एंट्री बनेगा, चाहे वो बिल किसी के पास हो, ठीक। किसी के पास का मतलब है कि इस केस में मान लो मिस्टर A के पास ही बिल था, हमने और कंसेप्ट पढ़ा था कि हो सकता है वो बिल बैंक में गया हो या किसी थर्ड पार्टी को दिया हो, एंडोर्स कर दिया हो, ठीक है, कलेक्शन के लिए दिया हो। अगर तब पेमेंट नहीं मिला इसको तो क्या एंट्रीज करेंगे, तब हम उसकी बात देखेंगे, ठीक है। तो ये पहला कंसेप्ट है। जब भी डिसऑनर होगा तो ध्यान रखना है, जिसके पास बिल है वो अपने बुक में कैश रिकॉर्ड करेगा अगर नोटिंग चार्ज है तो, अदरवाइज नहीं। और इसके लिए हमेशा नोटिंग चार्ज खर्चा होगा। फिर क्या करेगा, वो कुछ पैसे इंटरेस्ट का चार्ज कर लेगा, या तो पेमेंट दे देगा या बोलेगा नया बिल लिखने के लिए। जब नया बिल बोलेगा लिखने के लिए तो हम पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो नगद में होगा या तो उधार में। नगद में तो ये वाली एंट्री, उधार है तो ये एंट्री, ठीक है। उसके बाद एक नया बिल हम साइन करेंगे दोबारा से, और दोबारा से फिर वही कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है, चाहे तो बिल अपने पास रखे किसी और को भेजे, ठीक है। तो रिपीट हो जाता है सारा काम। तो मेन काम हमारा यही है कि अगर टाइम पे पेमेंट नहीं दिया तो बिल को क्या बोलते हैं, डिसऑनर हो जाना। डिसऑनर जैसे ही होगा तो नोटिंग करवाना पड़ता है, नोटिंग का चार्ज खर्चा होता है उसके लिए, मिस्टर B के लिए, और जो पे करता है उसके अकाउंट में टू कैश अकाउंट, किसने सिर्फ दिया ये बाद में से रिसीव कर लेगा। ओके, चलो अब हम आगे देखते हैं कि ये तो बिल इसके पास था, मिस्टर A के पास, तब डिसऑनर हुआ। अगर वो मान के चलो बिल जो है वो मिस्टर C के पास होता, थर्ड पार्टी, देखो ध्यान से, पहले सारी एंट्री समझते हैं फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। देखो यहाँ पे 3 पार्टी है, मिस्टर C, ये मिस्टर A था और ये मिस्टर B, ठीक है। ध्यान देखना, A ने माल बेचा किसको, B को, सोल्ड किया, ठीक है, कितने का, लेट्स सपोज 10,000 का माल, ठीक है। कब बेचा, 1 जन को, कितने में। फिर इसने क्या किया, मिस्टर A ने बिल लिखा, इसने साइन किया, इसको दे दिया। तो जो बिल लिखा वो सेम डे था, 1 जन को ही, ठीक है। बिल लिखा, इसके पास BR आ गया, कितने का, 10,000 का, इसने एक्सेप्ट कर लिया। कितने महीने के लिए था, 3 मंथ्स के लिए, 3 महीने के लिए, ठीक है, 3 महीने के लिए। अब जब ड्यू डेट आया, ड्यू डेट, तो मिस्टर B फेल टू पे, पेमेंट नहीं दे पाया, ठीक है। तो पेमेंट नहीं दिया उसे बोलते हैं हम बिल का डिसऑनर हो जाना, ठीक है। मेरे साथ साथ ना आपने सोचना है, विजुलाइज भी करना है, तो क्या एंट्री रिकॉर्ड हो रहा होगा। जैसे स्टार्टिंग का सेल की एंट्री होता है तो सेल का रिकॉर्ड करेगा, ये परचेज करेगा, ये बिल रिसीव करेगा, ये बिल एक्सेप्ट कर देगा, 2 एंट्री तो सेम डे हो गया, ठीक है। जब ड्यू डेट आया 3 महीने यानी 1 जनवरी से 3 महीने 4 अप्रैल, मिस्टर B फेल टू पे, पेमेंट नहीं दिया। तो पेमेंट नहीं दिया तो उसे बोलते हैं बिल का डिसऑनर हो जाना। और जैसे ही हुआ तो यहाँ पे मिस्टर A पेड नोटिंग चार्ज, ठीक है, अमाउंट 200, ओके। आगे मिस्टर B
पेड होल अमाउंट आफ्टर 10 days of bills डिश ओनर। ठीक है, ध्यान से सुनना। मिस्टर ए ने गुड्स बेचा बी को, मिस्टर ए ने बिल लिखा, ठीक है, इसने एक्सेप्ट करके बिल दे दिया। 3 महीने जैसे हुआ, इसे टाइम पे पेमेंट नहीं मिला, ये कोर्ट गया मिस्टर ए और क्या करवा लिया, नोटिंग करवा लिया। नोटिंग के चार्ज लग गए कितने, 200 रुपये। मिस्टर बी सारा अमाउंट पे कर देगा 10 दिन के बाद, ठीक है, 10 दिन के बाद। तो इस पहले केस में अगर मैं आपसे जनरल एंट्री पूछूं तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे दोनों का बुक बना। ठीक है, ध्यान देना, ए एंड बी। तो नंबर 1 जल्दी ले, क्या मैं सेल की एंट्री करवाऊँ, ये कर लोगे आप, फिर भी करा दूँ। देखो एंट्री क्या कहेगा, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। आई होप अब ये एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या कहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 10,000 10,000। सेम डे को बिल लिखा इसने, इसके पास क्या आएगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, और इसके लिए क्या होगा, ए डेबिट टू बी पी। ये सारी एंट्री ना आपको रिवाइज भी हो रहा है, ठीक है, रिवीजन कर रहे हो आप, तो ध्यान दो। अब जैसे ड्यू डेट आया था 4 अप्रैल, क्या पेमेंट मिला इसे, नहीं मिला। बिल किसके पास था, ए के पास ही था। तो कोर्ट कौन गया होगा, ए गया होगा, नोटिंग करवाया होगा, चार्ज लग गए 200 रुपये। अब ये बिल किसको वापस कर देगा, बी को। जैसे डिसऑनर हो गया ना, तो बिल ये वापस करता है। देखो आने की ये एंट्री है, तो जाने क्या होगा, इसका रिवर्स कर दो, जाने की एंट्री हो गई, अब कहोगे बी को वापस करेंगे, तो बी डेबिट टू क्या वापस कर दिया आपने, बी आर अकाउंट। और जैसे नोटिंग का पेमेंट हुआ, इसके बुक में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। बी आर कितने का था, 10,000 का, नोटिंग कितना 200, तो इसके बुक में आ जाएगा 10,200। ठीक है, ये क्या एंट्री पास करेगा 4 अप्रैल को, ये कहेगा भाई बीपी आया, बीपी अकाउंट डेबिट, और एक्सपेंस था इसकी वजह से हुआ था, तो ये अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा। उसे बोलेंगे नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए। बिल 10,000 का था, नोटिंग चार्ज 200, तो ये जाएगा 10,200। ठीक है, क्या नया बिल लिखने को बोला, तो आंसर इज नो। इसने क्या बोला कि मैं सारा अमाउंट 10 दिन बाद पे कर दूंगा। 10 दिन बाद निकाल लो, 4 अप्रैल से 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 14 अप्रैल, यानी 14 अप्रैल, इसमें 3 दिन नहीं जोड़ते, ध्यान रखना, ये बिल का ड्यू डेट नहीं है, ये नॉर्मल डेज है। 10 दिन बाद आया, प्रॉमिस किया कि मैं पे कर दूंगा, 10 दिन बाद आके पेमेंट कर दिया और पेमेंट रिसीव होगा, तो एंट्री क्या पास करेगा, ये कैश अकाउंट डेबिट टू किससे, बी से। ध्यान रखना, बिल नहीं है, बी से, बी ने आया सीधा पैसा लेकर दे दिया, विजुलाइज करो इस चीज़ को। ठीक है, कितना पेमेंट किया होगा, 10,200। ठीक है, और ये अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा, इसने पे कर दिया किसको, ए को, तो ए डेबिट टू कैश अकाउंट 10,200 एंड 10,200। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया। अब सोच के देखो मैंने बताया था कि मिस्टर ए का एक लेनदार सी था। ओके, मिस्टर ए ने वो बिल सी को दे दिया था 10,000, एंडोर्स कर दिया। ठीक है, और ड्यू डेट पे सेम केस है, ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं मिला सी को, तो सी क्या करेगा, सोच के देखो। सी कहेगा बिल वापस कर दिया, किसको करेगा वापस, बी, मिस्टर ए को। ओके, और ए किसे कर देगा, बी को। तो देखो, जब बिल वापस करेगा तो नोटिंग तो ये करवाएगा मिस्टर सी, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो नोटिंग हमेशा ये करवाएगा। ठीक है, जब ये नोटिंग करवाएगा तो पता है ये अपने बुक में क्या करेगा एंट्री, ये कहेगा ए को जानता है, ए से बिल आया था, तो ए कहेगा ए को वापस कर देंगे, ए डेबिट टू बी आर अकाउंट, टू अगर नोटिंग का दिया है पैसा तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, मान लो 10,000 वही 200, 10,000 का बिल था एंड 200 नोटिंग चार्ज। ठीक है, अब मिस्टर ए क्या कहेगा, सोच के देखो, कहेगा बिल आया, पी आर अकाउंट डेबिट कितना 10,200 टू किससे, ए से, सॉरी सी से 10,200। ये एंट्री पास करेगा। ये एंट्री क्यों पास करेगा, देखो बिल लॉजिक पहले लगाते हैं। मिस्टर सी वो बिल लेकर वापस गया किसी पास, ए को बिल दे दिया, तो अपने बुक में कहेगा ए डेबिट टू बी आर टू कैश अकाउंट। अब ये ए से कितना लेगा 10,200, बट ये बिल तो बी को पे करना था। अब मिस्टर ए बिल किसको वापस कर देगा, बी को, तो अपने बुक में क्या दिखेगा, बी डेबिट टू
बी आर अकाउंट, यही करेगा 10,200 10,200। ध्यान देखना, ये एंट्री पास करेगा ये फर्दर। अगर मैं इस एंट्री का कॉमन एंट्री बना दूं तो आप कहोगे बी आर से बी आर कैंसिल हो गया। तो ध्यान से देखो, मिस्टर ए को जिससे लेने हैं वो डेबिट, जिसको देने हैं वो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बना, कॉमन एंट्री, बी डेबिट टू सी 10,200 10,200। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो हमें कौन सी एंट्री करनी है? तो हमें ये तो मैं समझाने के लिए बताया कि ऐसे काम हो रहा होता है, बट जिसके इसने अगर किसी थर्ड पार्टी को दिया है तो ये अपने बुक में क्या करेगा, देने वाले पार्टी का नाम डेबिट करेगा, लेने वाले पार्टी का नाम क्रेडिट कर देगा, यानी डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यानी इसका डेटर कौन था, बी डेबिट किससे लेते हैं, सी को, तो सी का नाम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये एंट्री ध्यान रखना, जब डिसओनर हो जाता है, अगर वो बिल किसी और के पास था तो ये एंट्री बनता है। ठीक है, तो अगर अब मैं आपसे इस सभी का क्रक्स पूछूं तो आप मुझे बताओ सोच के एंट्री क्या बनेगा कि मिस्टर ए था, मिस्टर ए की बुक्स में क्या एंट्री बनना है, ठीक है, एंड बी के और सी के। ठीक है, बिल सी के पास था, ठीक है, बिल किसके पास था, सी के पास, और बिल डिसओनर हो गया। तो मिस्टर ए क्या अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा, तो मिस्टर बी ए कहेगा कि भाई बी से लेने हैं बी डेबिट और सी को देने हैं टू सी। ओके, ये एंट्री इसमें चेंज, इसके बुक में क्या एंट्री होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम वही कहेगा, बीपी आया नोटिंग चार्ज टू मिस्टर ए। ठीक है, 10,200 10,200, इसलिए सीधा अमाउंट जोड़ के 10,200 इसने नोटिंग नहीं दिया था, इसने पे किया। ये अपने बुक में क्या करेगा, ये कहेगा भाई ए को जानता है, ए डेबिट टू बी आर अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये अपने बुक में ये एंट्री पास करेगा। तो अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में मैक्सिमम ध्यान रखना वो ए का बुक मांगते हैं। ठीक है, तो कि ए के बुक में क्या एंट्री होगा, अगर वो बिल ए के पास नहीं था किसी और के पास था, ए के पास होता तो ये तो सेम एंट्री ये वाली, बी डेबिट टू बी आर टू कैश। ए के पास अगर बिल नहीं है, वो बिल किसी और के पास है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, ये ध्यान रखना। सिंपल लॉजिक है, डेटर अकाउंट डेबिट, जब भी बिल अगर डिसओनर होता है किसी और पार्टी पास होता है तो डेटर अकाउंट डेबिट इससे लेगा, किसको देगा, अपने लेनदार को, क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, वो क्रेडिटर हो सकता है सी हो या हो सकता है वो बैंक हो। अब बैंक क्यों, क्योंकि आपको बताया था कि वो बिल चाहे तो मिस्टर ए अपने पास रखे तब तो ये वाली एंट्री डिसओनर की, चाहे तो सी को दे दे तब तो ये वाली एंट्री। ठीक है, डेटर टू क्रेडिटर यानी बी टू सी। अगर वो मिस्टर ए मान लो बैंक में गया होता डिस्काउंटिंग करवाने के लिए, फिर बिल का डिसओनर होता तो अपने पास क्या एंट्री पास करता, तो वो कहता बी डेबिट डेटर अकाउंट डेबिट। अब इसका लेनदार कौन है, सी नहीं है, कौन है, बैंक है, तो कहेगा टू बैंक अकाउंट। इस केस में नोटिंग चार्ज बैंक ने पे किया होगा, इसे अमाउंट टोटल से मतलब है, मान लो 10,200 बैंक का बुक नहीं मांगते हैं, इसलिए ध्यान रखना है सिर्फ इसके बुक्स में क्या एंट्री होगा। अगर वो सी के पास था तो नाम सी आ जाएगा, अगर वो बिल बैंक के पास था तो बैंक आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया क्यों हुआ था, लॉजिक उसका वही था, नॉर्मल आप समझ सकते हो विजुलाइज करके। ये इसको बिल देगा, ये इसको देगा, तो कॉमन एंट्री करके हमने एडजस्ट कर दिया कि ये एंट्री। आपने ध्यान कौन सा रखना है, सिर्फ ये एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, अगर वो बिल किसी और के पास था तो। क्लियर इतनी बातें, तो इसे बोलते हैं डिसओनर। तो हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर एक और था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए गया हो, डिसओनर हो गया तो वहाँ कोई लॉजिक नहीं है, वहाँ सिंपल है। अगर मान लो वो कलेक्शन के लिए गया होता तो कलेक्शन वाले बिल वापस कर देते, किसको, ए को, तो एंट्री क्या बन जाता, बी आर अकाउंट डेबिट, ये वैसे है नहीं फिर भी समझ लो, बी आर अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंड फॉर कलेक्शंस। ठीक है, अब अगर डिसओनर हो गया तो क्या एंट्री पास करेगा, भाई सेम एंट्री, बी को देगा, बिल देगा, नोटिंग करवाएगा। ठीक है, अगर नोटिंग कलेक्शन वाले ने करवा दिया तब तो वही सेम, बी आर का नाम क्या हो जाएगा, एंट्री जल्दी बताओ। अगर डिसओनर जो हुआ वो कलेक्शन नोटिंग चार्ज बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट, कलेक्शन डिपार्टमेंट ने करा है पे, तो सेम इसके बुक में वही एंट्री पास करेगा, कौन सा, डेटर अकाउंट डेबिट यानी बी डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, नॉर्मली हम क्वेश्चंस हम ऐसे ही करते हैं, बिल वापस आता है हमारे पास और हम फिर फर्दर उसको ट्रांसफर कर देते हैं, डिसओनर कर देते हैं। ओके, तो मेन कंसेप्ट यही है, अगर बैंक के पास है तो टू बैंक आ जाएगा, सी के पास है तो टू सी आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, आई होप ये बातें समझ में आई आपको, डिसओनर ऑफ बिल। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे, देखो पहले हमने देख लिया कि अगर वो बिल मिस्टर ए के पास था तो डिसओनर होगा तो अपने बुक में एंट्री पास करेगा, इसके पास सेम एंट्री रहेगा, किसी के पास भी बोलो हमेशा सेम एंट्री पास होगा। ठीक है, अगर वो बिल मान लो सी के पास है तो अपने बुक में कॉमन एंट्री क्या पास करेगा, जिससे लेना है उसका नाम डेबिट,
डेटर अकाउंट डेबिट जिसको देना है उसका नाम क्रेडिट। हो सकता है वो थर्ड पार्टी कोई सी हो, एक्स हो, वाई, जेड हो, या फिर वो बैंक है तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री पास करना है, इसके बुक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये हमने सीख लिया सारा कंसेप्ट कि बिल कैसे बनाते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं, फिर बिल का क्या क्या कर सकता है मिस्टर ए, चाहे तो अपने पास रख सकता है, चाहे तो सी को दे सकता है, चाहे तो बैंक को या कलेक्शन के लिए। अगर बिल का टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ तो उसे बोलते हैं डिसऑनर। डिसऑनर हुआ तो अगर मिस्टर ए के पास था तो ये एंट्री, अगर किसी और के पास था तो डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई आपको। तो ये मेन कंसेप्ट है हमारा डिसऑनर का। अब क्या होगा उसके बाद मैंने बताया था, ये तो या तो मिस्टर बी टाइम पे आके पेमेंट कर देगा या बोलेगा नया बिल लिखने के लिए। जब नया बिल लिखेंगे तो सबसे पहले हम इससे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। ध्यान रखना, वो इंटरेस्ट हो सकता है कैश में हो या फिर क्रेडिट हो, उधार हो। उधार है तो नाम की एंट्री डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद एक न्यू बिल लिख देगा, फिर लिखेगा वो न्यू बिल, ठीक है। अगर कैश में इंटरेस्ट है तो बिल का अमाउंट जितना बनेगा उतना, उधार में इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट प्लस करके, ठीक है। क्वेश्चन ये हमेशा बताएगा आपको। नया बिल लिखने की एंट्री क्या होती है ये नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको पता है नया बिल लिखते हैं तो सेम एंट्री पास होती है, ये वाली इसके पास बिल आएगा, ठीक है। बीआर अकाउंट डेबिट टू बी, ठीक। और ये अपने बुक में करेगा ए डेबिट टू बी, फर्क होगा तो अमाउंट इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10,000 था ना, जब माला नोटिंग का भी था प्लस इंटरेस्ट का भी होगा उधार है तो सब जोड़ के लिखेगा बिल, नया बिल। फिर सेम प्रोसेस वही होता है स्टार्टिंग से, फिर चाहे तो अपने पास रखे बिल को किसी और को भेज दे। तो ये रिपीट कंसेप्ट आ जाते हैं। तो मेन हमारा टारगेट यहीं तक था कि हमने यहाँ तक खत्म कर लिया सारा कंसेप्ट। अब हम क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करेंगे इसके, ओके। क्वेश्चन करेंगे अच्छे से और समझेंगे कि जितनी बातें मैंने बताया वो आपको समझ में आया है या नहीं आया। हमने ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट कवर कर लिया है। अब सुनो, इसमें एक कंसेप्ट और लास्ट है, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। उसके भी क्वेश्चंस है आपके स्टडी मेट में, ध्यान दो। एक है आपके पास इंसॉल्वेंट, क्या ऐसा भी तो होगा, इसका मतलब होता है दिवालिया, ठीक है। हाथ ऊपर कर लेना कि भाई पैसे तो है नहीं अब, ठीक है। मिस्टर ए, सोच के देखो, मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया पैसे देने के लिए, ठीक है, बिल का पैसा देने के लिए गया। मिस्टर बी ने बोला भाई मेरे पास सिर्फ 40% ही है, ठीक है, इसे लेने थे 10,000 रुपये, ध्यान देखना 10,000 लेने थे। गया बी के पास ड्यू डेट पे, इसने बस सिर्फ 40% ही है और हमारे पास नहीं है, इसने हाथ ऊपर कर लिया, पैसे है ही नहीं इसके पास। तब क्या एंट्री होगा, तो सुनो, अब आप कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर ए जो है उसके लिए तो डूब गया पैसा 60%, 6,000। तो बताइए क्या एंट्री पास करेगा, ये कहेगा भाई कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये। जो डूब गया पैसा उसे बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट कितना, 6,000 रुपये, टू किससे, बिल के बदले, टू बी आर। बी आर गया कितने का, 10,000 का, 10,000 का बिल गया, 4,000 आया, इतने का पैसा डूब गया। ये क्या रिकॉर्ड करेगा मिस्टर बी, तो ये कहेगा भाई मेरे पास क्या आया, बीपी आया, बीपी अकाउंट डेबिट 10,000 का। पेमेंट कितना किया इसने, टू कैश अकाउंट 4,000 का। जो इसका अब पेमेंट तो नहीं सकता तो सारा अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट में, ठीक है। डेफिशिएंसी अकाउंट ओपन हो जाता है इसके लिए, कितने का, 6,000। तो अगर क्वेश्चन में ध्यान रखना कि कोई जो हमारा बायर है या हमारा ड्रॉई है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, टाइम पे पेमेंट मतलब पूरा नहीं कर पाता है और वो कहता है कि इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे नहीं है उसके पास, तो आपने ध्यान रखना इसके बुक में, इसके लिए तो बैड डेट्स हो जाएगा, इसके लिए खाता खोल देते हैं कौन सा, डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जितना भी अमाउंट, अब ये कुछ नहीं कर सकता, ये पैसे गए, इसके डूब गए, ये खत्म हो चुका है, क्लियर। तो ये भी कंसेप्ट है आपकी बुक में। तो ये एक टॉपिक रह गया और एक लास्ट आपका टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ बिल, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ये काफ़ी टाइम हो जाएगा वरना। तो अब हम कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस एंड करते फिर रेन्यूअल ऑफ बिल का। चलो देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, जैसे ही आप सारे टॉपिक आपका कवर हो जाएगा ना कंसेप्ट, तभी आप ट्राई करना स्टडी मेट के क्वेश्चन उठाना, क्योंकि स्टडी मेट में जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं ना वहाँ से नहीं दिया हुआ है। ये एज्यूम करके आते हैं कि आप पहले से पढ़ के आते हो 11th में, तो यहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन स्टार्ट पूछ सकता है, कहीं से बन सकता है, ठीक है। आपने सारा कंसेप्ट कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया वीडियो को दोबारा से देख के कंसेप्ट को फोकस करना है, जनरल एंट्री को समझना है, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस लगाना है आपने, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ और ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, समझते हैं। एडिट करते हैं। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 2016, ठीक है। 1 सितंबर 2016 को विजय ने सामान बेचा किसको, प्रीतम को। तो विजय आपका कौन हो गया, विजय कहलाएगा आपके लिए सेलर और प्रीतम कहलाएगा बायर, ओके। कितने रुपए का, 1,06,000 का। नेक्स्ट, प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 months
3 months bill on due date, प्रीतम रिक्वेस्ट दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड फॉर 2 months। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब समझते हैं कि प्रीतम ने क्या किया, तुरंत एक बिल एक्सेप्ट कर लिया 3 महीने का, ठीक है, और ड्यू डेट जैसे आया प्रीतम ने रिक्वेस्ट किया कि एक नया बिल बनाने के लिए 2 महीने का। तो जैसे नया बिल बनाने के लिए बोला तो इसका मतलब दिमाग में आ जाओगा कि बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, यानी टाइम पे पेमेंट नहीं मिला। ठीक है, कहता है फिर टाइम पेमेंट नहीं मिला तो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। उसके बाद एक नया बिल लिखने के लिए बोला है। विजय क्या कहता है, एग्रीड हो गया। विजय एग्रीज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट लेगा कितना, 9% वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश, 9% का ब्याज लेगा तुरंत कैश में। मैंने क्या बताया था, जैसे नया बिल लिखने को बोलेगा तो आप ब्याज लोगे, ब्याज का अमाउंट हमेशा बताएगा आपको कैसे लेना है, या तो नगद होगा तो उधार होगा। तो इसने बोला है कि ब्याज का अमाउंट नगद में लिया है, तो नगद में जब लेगा तो एंट्री बताओ क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इसके लिए क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, फिर क्वेश्चन में था टू दिस प्रीतम वाज एग्रीबल द सेकंड बिल वाज मेट ऑन ड्यू डेट, जो दूसरा बिल था जो लिखा था फर्दर नया बिल 2 महीने का, वो टाइम पे पेमेंट हो गया। जनरल एंट्री पास करना है विजय के बुक्स में एंड प्रीतम के बुक्स में। ठीक है, तो आपने जब फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अभी क्लियर कर लिया है, कंसेप्ट सारे हो गए हैं 100%, बस एक रह गया अकोमोडेशन और बिल, वो हम बाद में करेंगे, उसके 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी नेक्स्ट पार्ट में। तो अब कोई भी क्वेश्चन आप इसकी बुक के ना अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बुक के सॉल्यूशन पे नहीं जाना है आपने, क्योंकि सॉल्यूशन में कई बार क्या होगा ना कि शॉर्ट कंबाइंड एंट्री भी पास कर देते हैं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। आपको प्रॉपर सीक्वेंस जितनी एंट्रीज बताया आपने वैसे ही काम करना। ठीक है, तो देखो दोनों का बुक्स मांगा विजय एंड प्रीतम का, तो चलते हैं समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला और सॉल्व करते हैं इसको। देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास 2 पर्सन है, एक आपका हो गया विजय, तो हम विजय का बुक बनाएंगे यहाँ पे, और एक हो गया आपके पास प्रीतम। ओके, तो टाइम पे देखो क्या क्या था, पहले उन्होंने गुड्स जो है 1 सितंबर को सेल किया है, तो यहाँ पे डेट डालेंगे 1 सितंबर। ठीक है, यानी 1 सितंबर को विजय ने प्रीतम को सेल किया, तो एंट्री बताओ, सभी को पता है एंट्री क्या होगा, प्रीतम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ठीक है, और यहाँ से 5 से 10 नंबर आप आराम से बोनस के मिल सकते हैं आपको, सिर्फ एंट्रीज करने की। जनरल एंट्री कितने का, 1,06,000 का। ठीक है, अब मुझे बताओ ये क्या करेगा, प्रीतम अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा 1 सितंबर को ही परचेज किया इसने, ये एंट्री पास करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे, विजय से, 1,06,000, 1,06,000। ओके, अब सेम डे को इसने बिल लिखा और इसने 3 महीने का एक्सेप्टेंस दे दिया। ठीक है, तो इसके पास बियर आएगा, बियर अकाउंट डेबिट टू किससे, प्रीतम से, कितने का, 1,06,000 का। ओके, और ये 1 सितंबर को ही क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा बिल एक्सेप्ट करने का, और किसको देगा, ये विजय को। तो एंट्री पास करेगा विजय डेबिट टू बीपी, इसके लिए बीपी है वो, बीपी अकाउंट कितना, 1,06,000, 1,06,000। ठीक है, नरेशन आपने लिखना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में नरेशन में लिखवाता नहीं हूँ, बट आपने फोकस रखना, नरेशन लिखोगे, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड परचेज, बीइंग एक्सेप्टेड एंड रिसीव। ठीक है सारा। आगे अब इसका निकालते हैं ड्यू डेट। जो पहला बिल था कितने महीने का क्वेश्चन में, 3 मंथ्स का। ठीक है, देखो लिखा हुआ है एक्सेप्टेड 3 मंथ्स, 3 महीने। तो मुझे बताओ 1 सितंबर से 3 महीना कौन सा डेट आता है, 1 अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 1 दिसंबर हो गया, 3 महीने, 3 दिन जोड़ देंगे यानी 4 दिसंबर, यानी 4/12। 4 दिसंबर को जब ये बिल लेकर इसके पास जाएगा, प्रीतम के पास, क्या उसने पैसे दिए, नहीं। उसने क्वेश्चन में बोला कि इसने नया बिल का रिक्वेस्ट किया, जिसका मतलब बिल का पेमेंट नहीं हुआ, इसे बोलते हैं डिसऑनर। डिसऑनर हो गया। क्वेश्चन में कहीं भी नोटिंग चार्ज के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं है, नोटिंग नहीं है तो इग्नोर कर देंगे कैश वाला एंट्री। तो बताओ जब बिल डिसऑनर होता है तो बिल की एंट्री क्या करते हैं, इसको वापस करते हैं ना। एंट्री बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे प्रीतम डेबिट टू बियर अकाउंट। क्वेश्चन बोला नहीं है डिसऑनर, लेकिन आपने ध्यान समझना है, डिसऑनर हुआ है कितने का, 1,06,000 का बिल। नोटिंग के बारे में नहीं बोला तो इग्नोर करने कोई दिक्कत नहीं है। आगे 4 दिसंबर को इसके पास क्या आएगा, बीपी आएगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू किससे, विजय से, कितने का, 1,06,000। आई होप इतनी बातें आपको समझ में अच्छे से। ये हो गया डिसऑनर बिल।
जब डिस्काउंट होता है तो बिल हम वापस कर देते हैं, आ रहा तो बिल डेबिट, जा रहा तो बिल क्रेडिट, ठीक है। तो ऐसे ही हो गया डिस्काउंट। अब क्या किया था क्वेश्चन ने, ये कहा कि नया बिल लिखने को बोला था, ठीक है, और इंटरेस्ट का जो अमाउंट था वो नगद दे दिया। तो इंटरेस्ट रिसीव कर लेंगे हम 4 दिसंबर को, इसके पास इंटरेस्ट आएगा तो एंट्री क्या बनेगा, नगद में था वो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो देखो कितना अमाउंट था भाई, 1,06,000 और रेट कितना था क्वेश्चन में, रेट था 9% वाज पेड, ठीक है। 9% का इंटरेस्ट था, पे कर दिया तुरंत इन कैश में, ठीक है, 9%। तो निकालो इसका 9% निकालेंगे, 1,06,000 का 9% यानी 9/100, ठीक है, 9%। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें ध्यान रखो, परसेंट दिया हुआ है, टाइम मेंशन नहीं है, बट हमें मालूम है वो बिल का है जो पेमेंट है वो 2 महीने बाद नहीं है, तो इसमें 2 महीने का ही ब्याज चार्ज करेंगे। तो कहीं ये दिमाग में ये मत लगाना कि परसेंट एनम नहीं दिया है पर एनम, तो इस टाइम मेंशन नहीं, सीधा 9% निकाल देते, ऐसा नहीं है। टाइम का मतलब 2 महीने का जो नया बिल लिखना था उसका ब्याज है, तो यहाँ आप निकालेंगे सिर्फ 2 मंथ का, 2/12। तो निकाल लेना, ये आ जाएगा 6322053 15 1 3 3 9 15 यानी 1590 1590 रुपये का ब्याज, ठीक है, इंटरेस्ट नगद मिल गया। ये क्या एंट्री पास करेगा अपने बुक में, ये कहेगा 4 दिसंबर को मैंने इंटरेस्ट का इसके लिए खर्चा है, तो एंट्री पास करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 1590 रुपये, 1590 रुपये, ठीक है। इंटरेस्ट ले लिया। अब नया बिल लिख देंगे, तो नया बिल लिखेंगे 4 दिसंबर को, इसके पास क्या आएगा, बिल आएगा BR अकाउंट डेबिट, बहुत सिंपल है, BR अकाउंट डेबिट टू किससे, प्रीतम से। तो नया बिल कितने का था, कोई अमाउंट तो नहीं था इसके अंदर ऐड होना, तो सिर्फ उतने का 1,06,000, क्योंकि ब्याज का पैसा नगद में दिया, नगद में नहीं होता तो हम प्लस कर देते, ठीक है। अब इसके बाद बताओ यहाँ पे 4 दिसंबर को ये क्या कहेगा, BP एक्सेप्ट करा, इसने विजय को दे दिया, तो विजय डेबिट टू BP अकाउंट, कितने का, 1,06,000 का, ओके। और 2 महीने बाद इन्होंने क्या किया, टाइम पे पेमेंट कर दिया, तो निकाल देंगे 4 दिसंबर से 2 महीने, 4 जैन 4 फेब प्लस में 3 यानी 7 फेब। 7 फेब को इसके पास पैसा आएगा तो एंट्री क्या पास करेगा, कैश या बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल जाएगा BR अकाउंट, कितने का, 1,06,000 1,06,000, ओके। ये क्या पास करेगा अपनी बुक में, 7 फेब को कहेगा BP आया, BP अकाउंट डेबिट, बिल आया और पैसे गए टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री जहाँ तक लग रहा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को विजुलाइज करना होगा आपको अच्छे से, जब इसको समझ पाओगे, ओके। तो ये क्वेश्चन था आपका स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 1, और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया आपको। चलो, तो ये हो गया था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, स्टडी मेट का। तो नोट करना है तो नोट कर लेना आपने वीडियो पॉज करके, ओके। चलो, तो अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही सिमिलर है, तो आप एक काम करना, ये सर क्वेश्चन ट्राई कर लेना, सिर्फ अकोमोडेशन और बिल वाले क्वेश्चंस नहीं करने, जितने कंसेप्ट करवाया ना वो ध्यान रखना है। रिबेट वाला हो गया है आपका, इंस्टॉलमेंट वाला हो गया है आपका, ओके, एंड रिन्यूअल ऑफ बिल हो गया है, जहाँ पे बस ध्यान रखना है इंटरेस्ट का अमाउंट वगैरह, ठीक है। आपको प्रॉपर करना है, आपको शॉर्ट में नहीं जाना, निपटाना है, आंसर नहीं देखने, हाँ, ठीक है। मैं फिर भी सारे सॉल्यूशन जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो डालूंगा अगले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 3 जितने भी है सारे अगले पार्ट में कवर करेंगे क्वेश्चंस। फिर इसके बाद हम लास्ट वाला टॉपिक करेंगे, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप जब एग्जाम में के क्वेश्चन देखोगे तो बिल्कुल सब इन्हीं में से आया हुआ होगा, और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिखता। फ्री के 5 से 10 नंबर मिल जाएंगे आपको। चलो, धन्यवाद।